एक लाइन के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। वैसे सर ने इतनी अच्छी लाइनें बोल दी हैं, मैं सोच रहा था उनको बोल देता, लेकिन सबकी सब बोल दी तो मेरे पास लाइन बची नहीं। उन लाइनों से प्रारंभ कर रहा हूं मैं अपनी बात, जिनसे इतिहास में रुचि जागृत हुई। आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है, कोई ना कोई एक ऐसा पल आता है। कहते हैं 1 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है, एक विचार पूरे जीवन को बदल देता है। मैं 12वीं तक इतिहास से रूबरू नहीं था। फर्स्ट ईयर में झुंझुनू में सेठ मोतीलाल कॉलेज में क्लास लेने गया और उसमें एक लाइन थी, है समय नदी की धारा जिसमें हर जन बह जाया करते हैं, कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ये जो इतिहास बनाया करते हैं लाइन है ना, बड़ी गजब की लाइन है सब। आपने इस विषय को चुना है तो कहीं मन में ये तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरा विषय बड़ा हीन है। पवन जी ने बड़ी देसी अंदाज में बातें की। पवन जी जब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में थे, बाबा हॉस्टल में, तो मेरे जो दोस्त थे वो कोई इंग्लिश से था, कोई इकोनॉमिक्स से था, तो वो मजाक उड़ाते थे। आप जो बोल रहे थे ना कि इतिहास गड़े मुर्दे, बोले यार ये क्या है, बोले ये तो यही पढ़ना है, इनको बाबर पढ़ना है, हुमायूं पढ़ना है, वो मर गया फिर उसका बच्चा बना। तो वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके मजाक से कभी मेरे अंदर ये भाव पैदा नहीं हुआ कि मैं इस विषय को छोड़ दूं या इस विषय के प्रति मेरे मन में कहीं हीन भावना आ जाए। तो आप सबको बहुत बड़ी बधाई कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण चरण में आप पहुंचे हैं, और इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा। ये कमजोरी मत मानिएगा कि मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे नंबर कम आ गए, मैं इंटरव्यू देने जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मेरा हो जाएगा। होना ना होना बहुत आगे की प्रोसेस है, लेकिन किसी चीज में अपना 100% नहीं देना, ये तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे व्यक्तित्व की हार होती है, याद रखना। और व्यक्तित्व को जो आदमी हरा देता है वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बनता है। जिस विषय को तुमने चुना है उस विषय से प्रेम करना शुरू कर दो। इतिहास और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ के मैं आज बात कर रहा हूं कि आप जो बनना चाहते हो वो अपने आसपास देखना शुरू कर दो। सबसे पहली कड़ी यही होती है। आप में से लगेगा कि सर हम तो सोच रहे हैं कि आपकी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। 100% यदि तुमने सोचा ना तो तुम बनोगे। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है, कोई ताकत बनी नहीं है, लेकिन 100% हम सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचेंगे? जैसे मैंने कहा कि तुम इतिहास का साक्षात्कार देने जा रहे हो और तुम ये सोचना शुरू कर दो कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, मैं जिस पार्ट को तैयार करके गया वही प्रश्न मेरे से पूछे जाएंगे, और मैं मतलब लास्ट में जाके ऐसा हो जाएगा कि वो पूरा बोर्ड पैनल जो है वो वास्तव में मेरी प्रेजेंटेशन से प्रभावित होगा और मुझे लगेगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। तुम यदि सच में ऐसा सोचना शुरू कर दो, और नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, तुम सोचोगे नहीं, तुम जैसे ही सोचोगे तुम्हारे मन में आएगा नहीं सर मुझे लग रहा है मेरे बोर्ड मेंबर वो आएगा जिसको मैं चाहता नहीं। ये नहीं वर्ड आ गया ना लाइफ में, ये नहीं अचेतन मन सबसे पहले इस नहीं को पकड़ता है। तुमने ये सोचा कि सर मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन होगा, ये जो नहीं आया ना 100% अनकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ेगा और उसको इतना रिपीट करेगा कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार तुम सोचते हो कि मेरी शादी ऐसी लड़की के साथ तो नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में वही लड़की आएगी, याद रखना। तुम्हें सोचते हो कि मेरे जुड़वा बच्चे नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जुड़वा ऑटोमेटिक प्रोसेस बनेगी, अचेतन मन उस चीज को सिद्ध कर देगा। ये इतनी साइंटिफिक थ्योरी है, समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जिस चीज के बारे में तुम नहीं सोचते हो अचेतन मन उसको पकड़ता है, उसको रिवाइज करता है। इसलिए इस बात के बारे में तो सोचना ही मत कि नहीं होगा, मेरा खराब हो जाएगा। तुमने सोचना शुरू कर दिया ये मेंबर नहीं आना चाहिए, खैर मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सब अच्छे हैं मेंबर, सब बढ़िया मेंबर हैं। आपके मन में यदि नेगेटिविटी आ गई इसका मतलब तुम हार गए। साक्षात्कार है क्या, इंटरव्यू वास्तव में क्या है? विषय का ज्ञान आपका जांचा जा चुका है, लेकिन दोबारा से जो आपकी जांच चलेगी ना वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी की है, जहां आपका भावनात्मक पक्ष, आपका कोग्निटिव यानी मानसिक पक्ष, आपका शारीरिक भी दिखेगा। इन सब पक्षों का संपूर्ण मूल्यांकन जो होगा वो क्या होगा? आपका साक्षात्कार होगा। मान लीजिए आपके नंबर कम है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंटरव्यू ऐसा देख के जाओ, यदि इंटरव्यू गजब का हो गया ना तो आने वाले समय के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, मुझे पहली बार पता चला कि मैंने 100% प्रयास किए और वो सार्थक हुए। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिन बच्चों का स्कोर कम है और वो ये सोचते हैं कि हम देने जाएं कि नहीं देने जाएं, और दे भी देंगे तो क्या परिणाम पड़ेगा, हर छोटी सी चीज आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है। मैं इतना सा जानता हूं। तो जो बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गजब तरीके से करना।
फायदे क्या हैं? आप इतिहास विषय को दोबारा पढ़ना यदि 100% और अंतिम प्रयास के रूप में, मैं एक लाइन हमेशा यूज करता हूं कि किसी भी परीक्षा को जब आप दो तो इस रूप में दो कि मुझे दोबारा देनी नहीं पड़े। यह आपको स्ट्रांग बना देता है। हो सकता है कि आपको दोबारा इंटरव्यू देना पड़े, लेकिन दो इस तरीके से कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए मेरा अंतिम इंटरव्यू होगा, अगला इंटरव्यू मेरा आईएएस का हो सकता है, आरएस का हो सकता है। इस सोच के साथ जब किसी चीज में आप उतरते हो ना, तो आपके जो एफर्ट्स होंगे वो गजब के होंगे, तुम्हारे तरीके होंगे वो गजब के होंगे, तुम हर चीज इतने अच्छे तरीके से करके जाओगे कि वो परिणाम तुम्हें इंटरव्यू बोर्ड में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मेरी राय उन बच्चों के लिए पहली है, अंतिम प्रयास समझ के दीजिएगा और अपने आप को झोंक दीजिएगा। आपको खुद को लगेगा कि इंटरव्यू बहुत साधारण, जिसको हम डरते थे कि पता नहीं क्या होता है, बड़ा शानदार हुआ, मजा आ गया। और सच में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 24 में से 20 नंबर नहीं आए, 18 नहीं आए। ये काबिलियत आप में है। यदि आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है, तुम ये भी कर सकते हो। बस थोड़ी सी चीज आपको फॉलो करनी है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मैं प्रोसेस की बात हमेशा करता हूं। जब आप कोई चीज को आपने क्रैक किया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं, और आपने नॉर्मल एटीट्यूड के साथ उसका फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी, नहीं पहुंच पाओगे आप। महेंद्र सिंह धोनी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो एक साधारण खिलाड़ी से बहुत बड़ा खिलाड़ी बना। ऐसा कुछ नहीं था महेंद्र सिंह धोनी में, लेकिन आज हम सबको दिखता है कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत गजब का है। उसकी लाइन हमेशा पकड़ के रखना, प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है, परिणाम ऑटोमेटिक आपके पास चल के आएगा। अब तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम्हें वर्तमान आरपीसी के स्वरूप का पता होना चाहिए। पहला काम ये करना, समझ रहे हो? पर्सन हमने बना दिए हैं। गणपत जी ने बहुत मेहनत की है, प्राचीन भारत के मैंने बनाए हैं, पवन जी ने मेहनत की है। पर्सन आपको और भी मिल जाएंगे, जब इंटरव्यू होंगे आपको लगेगा कि ये पर्सन पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहली कड़ी आपको ये करनी है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, आरपीसी की वर्तमान संरचना क्या है, यानी यहां के जो मेंबर हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। किसी बच्चे ने इसके बारे में सोचा? मैंने क्या कहा आपको, यदि आपका प्रयास अंतिम है तो आपके एफर्ट्स गजब के होने चाहिए। और आप नॉर्मल वे में देने जा रहे हो तो चीजें तुम सीख नहीं पाओगे, वहां अंतिम कड़ी तक पहुंच नहीं पाओगे कि आपके सामने 5 मेंबर में से कौन से मेंबर का बोर्ड है, किसी का भी आ सकता है। आपको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल किसका है बताएं? मेंबर का है कि नहीं है? है क्या मेंबर का? ये आपको लगता है आपका ही है? दोनों का है। लेकिन मेंबर को प्रभावित किया जा सकता है, मैं मानता हूं। और यह आप में काबिलियत होती है कि आप इंटरव्यू बोर्ड का मनोविज्ञान चेंज कर सको, ना कि तुम उनके चक्रव्यूह में उलझ जाओ। यदि आत्मविश्वास लेके गए ना, तो निश्चित रूप से ऐसा होता है, 100% होता है। 2 कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एंट्री और आपका टीचिंग। क्योंकि शुरुआत कैसी होती है वो प्रभावित करेगा, याद रखना। जिसको अपन मनोविज्ञान में प्लेसिबो प्रभाव बोलते हैं, वो आपके बारे में उनका दृष्टिकोण बदल देगा। एक्सपर्ट वगैरह, मेंबर वगैरह आपके प्रति बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं हुआ तो क्या होगा? मत होने दो, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता ना। आप यहां तक पहुंचे हो, मत होने दो। यदि ये नजरिया लेके चले गए, मैं कई बार बोलता हूं, गुरुजी मेरो नहीं हो तो मेरी जिंदगी खत्म है, मेरो लास्ट प्रयास है। ये लास्ट प्रयास आपके एफर्ट्स में दिखना चाहिए, बट बार बार उसको रिपीट करोगे ना तो इतना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देगा कि आपका वो लास्ट प्रयास क्या, जिंदगी में कभी पहुंच ही नहीं पाओगे दोबारा से। आनंद की स्थिति में जाओ, वो चीजें परिणाम दे देती हैं, और तुम तनाव की स्थिति में जाओगे। मैं इसका एक छोटा सा प्रसंग इसलिए बता रहा हूं मेरे इंटरव्यू से संबंधित, कि गणपत जी अपने टाइम में लाइब्रेरी में बैठाते थे वो लोग, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठे हैं 8 से 16 मेंबर। वहां का माहौल, आपने जो 6 महीने 3 महीने पढ़ाई की, वो सब धराशायी हो जाती है। गेम इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। वहां हम बैठे हैं और वहां जो चेहरे हैं ना, उन चेहरों से बहुत फर्क पड़ता है। वहां अजीब से चेहरे हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था, मुस्कुराओ ना यार, मजा आता है, पॉजिटिविटी आती है। गेम जिंदगी की सकारात्मकता का है। ये तनाव, स्ट्रेस देख देख परेशान हो चुके हैं। पवन जी परेशान हो चुके हैं ना, रूखे सूखे चेहरे, रोते चेहरे बड़े अजीब से लगते हैं। अब मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब हर कोई रो रहा है। तो वहां एक कोशिश करो कि जब हर कोई रो रहा है तो मैं कुछ नया करूं ना, एलन मस्क की तरह कुछ तो इनोवेटिव करूं ना यार मैं। तो पढ़ाई भी एक आनंददायक गतिविधि है, इंटरव्यू भी एक आनंददायक गतिविधि है, तुम मनाओगे तो। वरना इंटरव्यू तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, तुम्हें डराएगा ये इंटरव्यू कि मैं पता नहीं क्या होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा। तो वहां हम बैठे थे और एक महिला मेरे पास बैठी थी जो बहुत एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, पीएचडी थी वो। तो मुझे थोड़ा सा, मैंने जब बात की उनसे
तो मुझे लगा यार पीएचडी है, अपन तो कुछ नहीं है। वो अच्छी यूनिवर्सिटी से थी, चलो यूनिवर्सिटी तो मेरी भी अच्छी थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर होता है। लेकिन उनके चेहरे का जो डर मैंने देखा, मैंने सुना कि आज ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, महात्मा गांधी की किताब के बारे में पूछा गया, ये पूछा गया कि इन्होंने इसमें कौन सी भाषा में लिखी, अभी जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया। मैंने उस चेहरे के तनाव को देखा। याद रखिएगा, इंटरव्यू बोर्ड में वही जाएगा, वो कितनी इंटेलिजेंट थी, क्या उनके पास डिग्रियां थी, बहुत खूबसूरत भी थी, ड्रेस कोड भी बहुत अच्छा था। अंदर वो गए, पढ़ाने के लिए बोला गया, तो मार्कर जो है ना, मार्कर उसको जब बोर्ड पे चलाया तो मतलब आदमी की घबराहट है ना, वो सब चीजें खत्म कर देती हैं। आपकी डिग्रियां एकेडमिक कुछ नहीं है, याद रखना। तुमने 2.5 महीने कहाँ इंटरव्यू के लिए कोचिंग की है, सब फेल हो जाता है। वो लास्ट की सिचुएशन जो है, उस समय की पॉजिटिविटी, उस समय का कॉन्फिडेंस तुम्हें बनाता है। वो मार्कर चला रही थी, चला नहीं, उसने जोर से भिड़ाया और जो मेंबर थी वो चिल्ला दी उसके ऊपर। समझ रहे हो उनका इंटरव्यू कैसा गया होगा। वो इंटरव्यू बोर्ड से जब बाहर आई तो मुझे ये चीजें बताई, उनकी आंखों में आंसू थे। एक डर ने सब कुछ खत्म कर दिया और तुम एक सहज होके अंदर जाते, क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, प्रश्न नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, हो सकता है बेकार से बेकार नजरिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जितने सहज बने रहोगे, तुम्हारा मार्कर भी चलेगा, तुम जो टॉपिक पढ़ के गए थे वो टॉपिक पढ़ाओगे भी, कोई तनाव नहीं रहेगा। लेकिन ये जो डर है ना, वो जिंदगी में सब कुछ खत्म कर देता है। तो पहली चीज ये कोशिश कीजिएगा, बुरा से बुरा क्या होना हो जाएगा। हमारे बैच में सर 90 पोस्ट थी, 100 पोस्ट थी अपने में। गणपत जी कितनी पोस्ट थी अपनी, कितनी पोस्ट थी अपनी? 74। उसमें मैंने देखा कि 60+ बच्चे स्कूल लेक्चरर थे जो सेलेक्ट हुए। क्या स्कूल व्याख्याता इंटेलिजेंट होता है? हो सकता है। क्या वो ज्यादा उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी की? नहीं, उनका कॉन्फिडेंस गजब का था। मेरा 2018 के इंटरव्यू से पहले मेरा प्रिंसिपल लिस्ट में नाम आने वाला था। मुझे लगा कि नहीं होगा तो क्या है, प्रिंसिपल बनेंगे, ज्यादा ग्रेड वाले बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये भाव आपको स्ट्रांग बना देता है। बेरोजगार बच्चा इसलिए हारता है। आप में से जो बच्चे बेरोजगार हैं, उनके दिमाग में डर है, गुरुजी चांस मिला, नहीं हुआ तो खत्म हो जाएंगे। ये खत्म होने वाला भाव तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। एक ग्रेड 3 लगा हुआ आदमी आईएएस तक पहुंच जाता है, लगातार पहुंचता है, सबसे कम टाइम उसको मिलता है, पार्ट टाइम वो पढ़ पाता है, घर के रिश्तों को निभाता है, लेकिन सबसे अधिक सेलेक्ट लगा हुआ होता है। उसका रीजन समझ रहे हैं आप? उसे लगता है यार अपने पास नौकरी है, क्या ही होना है। उनका इंटरव्यू ज्यादा बेटर होता है। और तुम जो लोग फ्रेश होते हो, उनके दिमाग में डर होता है कि इंटरव्यू पता नहीं कितना बड़ा है। तो मैं आपको पहली बात ये कह रहा हूं, ये डर निकाल के जाना। कुछ नहीं है, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आराम से जाओगे, सहज होके जाओगे, सब चीजें आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ के आया था वही मुझसे पूछी जा रही है, मैं जो टॉपिक याद करके आया था वही मुझसे पढ़ाया जा रहा है। और इतना अच्छा लगेगा कि लास्ट में इंटरव्यू बोर्ड से निकलोगे, अंदर से एक इंट्यूशन आएगा कि मैं लीड कर रहा हूं। आपको उसी समय पता चल जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब पेपर देते हैं तो पता चल जाता है। तो इसका जो राज है वो डर विहीन होना है, स्वाभाविकता है। जितने नेचुरल बनोगे, जितने मस्ती के मूड में चीजों को करोगे, उतनी चीजें आसान हो जाएंगी। जितना बोझ लेके चलोगे, उतने ही गिरते जाओगे, हर चीज भूलते जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछी जा रही है और क्या आ रहा है, क्या बोला जा रहा है, डर जाओगे। समझ गए? डर छोड़ देना, कॉन्फिडेंस रखना है। पॉजिटिविटी आपके अंदर से आएगी, बाहर से कहीं से नहीं आएगी। उस इन्वायरमेंट से नेगेटिव मत होना। किनसे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे एकदम नए होंगे। 2 दिन पहले आप लोगों से जान लीजिए, बढ़िया है। बाकी उस समय तनाव लेना नहीं, उस समय बड़े सहज तरीके से। और इस बार तो आपसे पर्चियां उठाई जाएंगी। हमारे टाइम तो ये नहीं सिस्टम था। आपको उठाना है, 3 बोर्ड होंगे, उनमें से कौन से बोर्ड में आएगा उसमें से पता चलेगा कि मैं 2 नंबर के बोर्ड में जा रहा हूं। जब एंट्री की तो बहुत पॉजिटिविटी से की। मैंने कहा ना रोना है ना बहुत अत्यधिक हंसना है। मुस्कुराहट हमेशा सकारात्मकता देती है। और चाहे मेंबर कितना भी गंदा क्यों नहीं हो, बोर्ड में एक्सपर्ट कितने भी अजीब तरीके क्यों नहीं हो, आपकी हल्की सी मुस्कान हमेशा एनवायरनमेंट को खुशनुमा बना देती है। मैंने इसलिए तो बोला कि तुम मुस्कुराओगे तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और मैं इंटरव्यू बोर्ड में अब बैठा हूं और तुम रोते हुए आगे, मेरे अंदर पहले आ गया कि ये डर रहा है, ये बनने लायक नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं कि इंग्लिश लिटरेचर के इंटरव्यू हुए और हमारी एक रिलेटिव थी, वो यहाँ जयपुर में इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू देने गई। लड़की अच्छी थी, पर्सनैलिटी उनकी अच्छी थी, सब बढ़िया, ड्रेस कोड बढ़िया पहन रखा था। उन्होंने मेरे से मिली कि मुझे आपसे एक बार मिलना है। बोले मॉक इंटरव्यू मेरा इतना बेकार हुआ, उन्होंने कहा कि बैठेगा नहीं तुम्हारा। मैंने सिर्फ 10 मिनट उनके साथ बात की, उनको एहसास करवाया कि आप क्या सोच रहे हो। एक मॉक इंटरव्यू वाले एक्सपर्ट्स
आपकी प्रश्न ना आने की वजह से, आपकी घबराहट को देख के कह रहे हैं आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2-4 मिनट बात की, पॉजिटिविटी वाली बात की, टीचिंग स्किल को लेकर बात की, उनका इंटरव्यू हुआ, नेक्स्ट अगले दिन था उनका इंटरव्यू, उनका सिलेक्शन हुआ, समझ रहे हो। और वो मॉक इंटरव्यू हो सकता है आज वो पैनल वो लोग कह रहे हो कि हमने इनके मॉक इंटरव्यू लिए। अरे आप मॉक इंटरव्यू कहां ले रहे हो, आप तो डिमोलाइज कर रहे हो। गणपत जी अपन यदि इनके मॉक इंटरव्यू करवाए ना, तो जो मॉक इंटरव्यू में आ गया ना, वो बच्चा अंदर से लेके फील जाएगा कि सर सिलेक्शन लेके आऊंगा। सिलेक्शन दूर की बात है, इंटरव्यू ऐसा दे के आऊंगा कि ऐसा मजा आना चाहिए कि यार मैं इंटरव्यू दे के आया हूं। और ये होना चाहिए आप में, सोचना शुरू कीजिए चीजों के बारे में, पॉसिबल होंगी चीजें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें नहीं हो। मैंने कहा पूरा गेम अनकॉन्शियस माइंड है, आपका पूरा वाइब्रेशन जो है वो आपकी जिंदगी में काम करते, इससे ज्यादा ताकतवर चीज कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने इंटरव्यू का देखा तो मुस्कुराता है, मुस्कुराना है, समझ गए, हल्की स्माइल, नहीं है नहीं है लटकेड़ा मत जाजो। उससे क्या होगा, जब मुस्कुराओगे और वहां बैठे रहोगे ना 16 सदस्यों के बीच में, पहला इफेक्ट देखना। सर पहले इंटरव्यू की बात बता रहा हूं, मैं हल्की से साइकोलॉजी को बहुत अप्लाई किया है, इतिहास फर्स्ट से चुना कैरियर के रूप में, साइकोलॉजी मोहब्बत थी, ठीक है, दोनों को जिया है मैंने। आज भी कहता हूं इतिहास का, मैं आज भी कहता हूं कि मैं यदि कोई एग्जाम देने बैठूंगा, हिस्ट्री कम समय में पढ़ के कंपटीशन निकाल दूंगा, ये पता है, ये एक्सपीरियंस होता है आदमी का कि कंपटीशन निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो चीजें होती हैं, इतना मुश्किल नहीं जितना तुम इतना पैनिक हो जाते हो कि पता नहीं क्या है, सब चीजें आसान होती हैं। थोड़ा सा तरीका और प्रोसेस यदि फॉलो करना शुरू कर लो, प्रोसेस तुम्हें आ गई। जैसे मैंने कहा प्रोसेस, पहले बिंदु यही है, मेंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। मेंबर जैसे मंजू शर्मा है तो वो हॉबीज के बारे में पूछती है, सुनिएगा मेरी बात। अब हॉबीज जब आप बतानी है तो हॉबीज ऐसी चुन के ले जाना, मैं क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा बताइए आईपीएल अभी जो अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप हुआ उसमें विजेता कौन है, ये तो नहीं पता, बट मैं क्रिकेट में रुचि रखता हूं। खत्म है तुम्हारी हॉबी। हॉबी का मतलब है तुम उसको जीते हो, उसकी छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता हो, समझ गए आप। मुझे बैडमिंटन पसंद है, मुझे किताब पढ़ना, मैं किताब बहुत पढ़ता हूं इतिहास की। चलिए जेम्स कर्नल टोड की इस किताब में एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये तो नहीं पढ़ी मैंने, जेम्स टोड नहीं पढ़ा, बाकी मैंने शर्मा व्यास बहुत पढ़ी है। वो हॉबी खत्म हो गई। हॉबी ऐसी, जब मंजू शर्मा का बोर्ड आए, हॉबी ऐसी तैयार करके जाना जिसमें अगलों को लगे कि यार ये हॉबी को जीता है, समझ रहे हो आप। जिस चीज में हो उसको जीना शुरू करो ना, वो चीजें परिणाम देंगी, ठीक है। जब आप केसरी सिंह के बोर्ड में जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो डोमिनेंट टाइप से इंटरव्यू लेते हैं, मतलब आर्मी के व्यक्ति हैं तो वो प्रभुत्व स्थापित करेंगे, ठीक है। वो चीजों को इस प्रकार से पूछेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये तो मारेगा भाई रे, निकल यहां से। नहीं निकलना, सामना करना है। वो आपको चेक कर रहे हैं कि जब दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हो, युद्ध जब चल रहा हो, तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे या अपने अंतिम दम तक लड़ोगे। तो लड़ना है लेकिन विनम्रता के साथ, ठीक है ना। बोर्ड से नहीं लड़ना, विनम्रता से लड़ना, मतलब पॉजिटिविटी से हर चीज का जवाब तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं सर, आप सही हो सर, कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं है, मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने गणपत सिंह जी से पढ़ा है, आप क्या जानते हो, ठीक है। वहां ये बात नहीं बोलनी है भाई वहां आप बस आप नॉर्मल हैं भैया, आप सही कर रहे हो। वो जब प्रश्न पूछते हैं तो एक चीज और बता रहा हूं, वो टॉपिक भी आपको नहीं देंगे कि आप प्राचीन भारत से रिलेवेंट हैं, आपका एक टॉपिक अशोक की धम्म नीति पढ़ाइए। वो कहेंगे चलो आप झुंझुनू से हैं, झुंझुनू की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थिति को बोर्ड पे पढ़ाइए, बताओ कितने लोग बोर्ड टॉपिक तैयार करके गए, वो ऐसे ही टॉपिक देते हैं। झुंझुनू की भौगोलिक स्थिति बताइए, चलो सीकर की भौगोलिक स्थिति बताइए, ठीक है, मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस मेंबर के बोर्ड में हूं उसका मनोविज्ञान क्या है, ये हमेशा याद रखो। टॉपिक भी उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं 2-3 टॉपिक चुन के ले गया, मुझे पता है कि ये आरएसएस बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, तो वहां टॉपिक फिर ऐसा चुना, मुझे पता था कि 3 टॉपिक से ऐसे पढ़ाना, मैंने महाराणा प्रताप को चुना। महाराणा प्रताप जिसका नाम सुन के मतलब आपका कोई नेगेटिव बोर्ड भी रहा है, फील ये जगह आ जाएगा यार क्या पढ़ा है। और महाराणा प्रताप को पढ़ाओ तो उनके अंदर फील जागृत कर दो कि राजस्थान की इस वीर भूधरा से आज मैं रूबरू करवाने जा रहा हूं, भारत के उस सपूत से मैं बात कर रहा हूं महाराणा प्रताप की। जब भूमिका बनाओ ना तो अगलों के रोम रोम खड़े हो जाएं कि यार ये बोलने वाला क्या है, आगे जानने को उत्सुक हो जाएं। मैं आज का टॉपिक महाराणा प्रताप, मार दिया तुमने महाराणा प्रताप को उस समय, उनको लगा यार कहां से है भाई, ये मारेगा
ये बच्चों को वैसे मारेगा कॉलेज में। महाराणा प्रताप पढ़ाओ तो महाराणा प्रताप फील में आना चाहिए। एक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे टॉपिक लिया तो भारत के इतिहास के उस कालखंड के उस दौर से जहां पूरा देश जो है विदेशी आक्रांताओं से घिरा हुआ था, उस कालखंड में एक छोटा सा बच्चा जिसको एक गुरु, हम दो गुरुओं की महिमा की बात करते हैं, एक सिकंदर जिसको अरस्तु ने तैयार किया था और एक जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं चाणक्य के उस शिष्य की बात करने वाला हूं, वह चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब भूमि का ऐसा बनाओ कि ऐसा लगे कि यार ये प्रेजेंटेशन देख क्या गजब है इसका, ये पढ़ाएगा क्या। 2 मिनट का मौका मिलता है आपको और तुम 2 मिनट में अपना बेस्ट नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है, टीचिंग पार्ट लास्ट वाला आपका ऐसा होता है कि तुम्हारा इंटू नेगेटिव गया, कुछ चीजें नेगेटिव चली जाती हैं, प्रश्न का आंसर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम टीचिंग गजब करा के चले गए ना, पूरा इंटरव्यू का रिजल्ट प्रभावित कर गए आप। मैंने ये टॉपिक जब पढ़ाया तो बोर्ड के एक्सपर्ट अमूमन बोलते नहीं है, उन्होंने अपनी जो बुकलेट है इसमें लिख रखा है कि आपको धन्यवाद बोल के आना है। सर एक्सपर्ट ने बोला थैंक्स, ये बहुत बड़ी चीज होती है, आप यदि एक्सपर्ट से बुला दो धन्यवाद, और ये काबिलियत आप में है, ऐसा नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है, बट तुम लोगों ने अपने आप को ये समझ रखा है कि हम इतिहास के उस कालखंड के दौर के व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ आता नहीं है, डरपोक हैं, स्ट्रेस भरा पड़ा है। तुमने अपने आप को इतना कमजोर बना रखा है। थोड़ा सा महाराणा प्रताप के जमाने में जाइएगा, उस पॉजिटिविटी स्वाभिमान को जगाइएगा, अपनी आत्मविश्वास, अपनी सकारात्मकता, अपने गुणों को पहचानिएगा, फिर इतिहास के क्षेत्र में उतरिएगा। खुद को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा योद्धा हूं और मैं बहुत अच्छे से चीजों को कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। ये पहली विजय होती है किसी अभ्यर्थी की इंटरव्यू पैनल को प्रभावित करने के लिए, और तुम कर सकते हो। मैं तो ये मानता हूं कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, थोड़ा सा वो चीजें, और अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। तुम्हें इतिहास पढ़ना है, पढ़ के जाना है, 3 महीने तुम ढंग से पढ़ लोगे, क्या खोओगे बताओ, क्या खोओगे बता सकता मुझे कोई। तुम इस प्रकार से इतिहास को पढ़ना कि गजब तरीके से कि मुझे एग्जाम देना, रिटन एग्जाम क्लियर करना है। तुम्हारा नहीं भी हुआ तो यह तय बात है, तुम स्कूल लेक्चरर या आगे आने वाली कोई भी भर्ती या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फाड़ के आ जाओगे। 3 महीने इंटरव्यू वाला दिमाग से निकाल दो कि इंटरव्यू लिए पढ़ रहा हूं, मुझे इतिहास को जी के जाना है गजब तरीके से, उससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ भी पूछ लेंगे क्या फर्क पड़ता है। आप जिस पार्ट विशेष से हैं उसको जरूर तैयार करें। नॉर्मली जैसे मेरा एंशिएंट पार्ट था तो पूछा क्या प्राचीन, एक्सपर्ट स्पेशली इस पे बात करते हैं कि आपका प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत से रिलेवेंट प्रश्न। और एक चीज और मैं बता देता हूं, ये चीज सब दिमाग में रखिएगा, अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सिलेबस प्रिंट आउट मेंबर के पास होता है। आपका जो इतिहास का सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उसी के जो बिंदु हैं उन्हीं से रिलेवेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब सिलेबस से जो जुड़ी हुई मेन चीजें वो तो आपको पता होनी चाहिए कि मैं इतिहास पढ़ रहा हूं तो अशोक का धम है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सब चीजें तो कम से कम मैं तैयार करूं। हमारे मित्र बजरंग जी स्वामी का बहुत अभिनंदन और स्वागत है। ये आमेर एसडीएम है भी हमारे बैच के सबसे यंग, और ये बार बार कहते थे कि देखो मैं सबसे कम एज का हूं, यंग हूं, और एक ऐसी प्रतिभा है जो मात्र 2 पोस्ट में यूआरओ की भर्ती में सिलेक्ट हुए, उसके बाद कॉलेज लेक्चर बने, मतलब जिंदगी में बहुत टैलेंट भरा पड़ा है, और अभी फिलहाल आमेर एसडीएम है, ठीक है। तो मैं दूसरी चीज जो बता रहा था आपको, उस पार्ट को आप अच्छे से तैयार करेंगे। यदि आपका एंशिएंट रहा है और आप वो नहीं अच्छे से बता पा रहे हैं, इसका मतलब आप बनने लायक नहीं हैं, आप मान के चलिए। तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, उसकी जो सिलेबस के पॉइंट हैं कम से कम उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मेंबर्स की प्रकृति को जानना है, मैंने कहा आपको, केसरी सिंह जी का मैंने बताया है, मंजू शर्मा जी का मैंने हॉबीज का बताया है, ठीक है। आपके जो अयूब खान हैं, ठीक है, वो सिलेबस के पॉइंट लेके बैठते हैं, ठीक है। बेसिक सी प्रश्न तो आपसे पूछेंगे, जिले का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान ये पवन जी ने वैसे बता दिया था, आपको पता होना चाहिए। मैं शेखावाटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे से प्रश्न पूछा शेखावाटी की राजधानी क्या रही है, और सच में मुझे नहीं आया है प्रश्न, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है कि यार आप इतिहास के विद्यार्थी हो और आपको शेखावाटी, कितने बच्चे हाथ ऊंचे करना, कोई बच्चा बताएगा शेखावाटी की राजधानी क्या है, बताएं। हाँ वेरी गुड, बैठ जाएं। ये आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। जैसे जहां जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसलमेर से हैं तो आपको वहां की हवेलियों के बारे में, वहां के इतिहास के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं,
कम से कम वो यदि आप उससे परिचित नहीं है और आपने इतिहास पूरा इंडिया और वर्ल्ड का पढ़ रखा है तो एक प्रकार से बेमानी सी हो जाती है, तो वो उसको थोड़ा सा आप तैयार करके जाएं। मीणा जी जो है वो पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो पॉलिटिकल साइंस उनका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है तो हिस्ट्री से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछेंगे। तो थोड़ा सा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। जो आपकी संगीता जी हैं, ठीक है, वो करंट से रिलेवेंट चीज़ ज़्यादा पूछती हैं जो मैंने देखा है, ठीक है। महिलाओं से रिलेवेंट चीज़ें पूछ लेंगी आपसे, अभी फिलहाल चीज़ें क्या चल रही हैं, जैसे पवन जी ने बताया कि अभी क्या चल रहा है। अभी एक इतिहास की एक घटना बहुत चर्चित है, आपको पता है किसी को? औरंगजेब वाला है, राणा सांगा वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसी चीज़ों में जहाँ तक कोशिश करें ना, वहां पे विदेशियों के पक्ष में कम से कम बोलना चाहिए तो निष्पक्ष बोलो, या फिर भारत के स्वाभिमान को जगा दो, राणा सांगा के बारे में गजब तरीके से बोल दो। ये मेरी राय है। 2-4 प्रश्न जो मुझे लगता है कि हर इंटरव्यू में आपसे पूछे गए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं आप में से? वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड है, आपकी जो पूर्व सर्विस है, उससे सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप डिग्री से रिलेवेंट चीज़ें तो पूछी जाती है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से जिसने पीजी किया उसको पता होना चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, उसको लोगो क्या है, कॉमन प्रश्न है, ये आपको हमेशा तैयार करने चाहिए। बट जिस पूर्व सर्विस से तुम आते हो, स्कूल एजुकेशन से आप में से लगभग लोग होंगे और तुम्हें स्कूल एजुकेशन का पता नहीं है, ठीक है। एनईपी 2020 जैसा पवन जी ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ से नहीं पूछा गया लेकिन एनईपी 2020 में प्रश्न बहुत पूछे गए। तो एनईपी 2020 स्पेशली स्कूल एजुकेशन से रिलेवेंट पर्सन भी और हायर एजुकेशन से रिलेवेंट पर्सन भी, इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। आरटी 2009 से रिलेवेंट चीजें पूछी गई हैं। आरटी 2009 में ये प्रावधान है कि आप सही मानते हैं, फेल करने वाला, इन पे स्पेशली खूब सारी चर्चाएं की गई हैं। तो अपनी बेसिक सर्विस, एक आप ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन में क्यों आना चाहते हैं, कॉलेज एजुकेशन में, ये हर से लगभग प्रश्न पूछा गया, क्यों आना चाहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब जो होता है ना, वो हमेशा इंटरेस्ट आधारित होता है। यूँ नहीं है कि मुझे अपनी पदोन्नति चाहिए इसलिए मैं, मतलब कहीं पैसा, पदोन्नति, नकारात्मक आंसर कभी मत दो, उसको हर चीज को रुचि से जोड़ो, क्योंकि रुचि से बड़ा कुछ नहीं है। आपने जैसे पवन जी ने पूछा कि आप साइंस संकाय छोड़ के, ये तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे ये। और ये अयूब खान के बारे में मैंने सुना है कि वो स्ट्रीम को लेकर बहुत ज्यादा है, मतलब नेगेटिव से मान सकते हो आप, वो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो उस समय आपका आंसर गजब का होना चाहिए कि जैसे पवन जी ने कहा कि मैथ समझ में आई नहीं, इसलिए लगा कि इतिहास इजी सा विषय है और हमने इसको अपना लिया। इतिहास को रुचि से जोड़ो कि जब हम अपने स्कूल में था या कॉलेज में था तो मैं इतिहास के एक शिक्षक से मिला था और मुझे लगा, तो ऐसे इंटरेस्ट से जोड़ दो। तो मुझे लगा कि इस विषय को जीना है, ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, ये विषय आपको अतीत भविष्य दोनों के लिए बड़ा उपयोगी है। तो वो उस विषय की उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता और अपनी रुचि से जोड़ के आंसर दो, ये ज़्यादा बेहतर आंसर होगा। तो जो अन्य स्ट्रीम वाले बच्चे हैं स्पेशली इसके ऊपर वर्क कीजिएगा कि हमें इसका बेटर आंसर क्या देना है। एक कॉलेज एजुकेशन में क्यों आना चाहते हैं, तो कॉलेज एजुकेशन में क्यों आना चाहते हैं, इसका आंसर भी आपका बहुत रचनात्मक होना चाहिए। और इसमें जो मुझे लगता है कि वैसे तो आपसे हम एक संवाद रखेंगे, मैं गणपत जी, सभी हम जवाब देंगे आपसे, आपके मन में जो जिज्ञासाएं हों वो पूछिएगा आपके। बट इसका एक बेहतर आंसर हो सकता है कि एक तो रिसर्च से जोड़िए कॉलेज एजुकेशन को, नवाचार से जोड़िए कि हम यहाँ रिसर्च संबंधी कार्य कर सकते हैं, बहुत एक बड़ी संख्या तक पहुँच सकते हैं, किशोर अवस्था के बच्चों जो पूरे जिले तक को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो वो एक इंटरेस्ट से जोड़ के और इनोवेशन से जोड़ के और रिसर्च से जोड़ के आपको बताना है कि हम कॉलेज एजुकेशन में क्यों आना चाहते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ड्रेस कोड को लेकर बजरंग जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। वैसे ड्रेस कोड आप हमारी फॉलो कर सकते हैं। आज हम तीनों, पवन जी तो मस्ती के मूड में आए हैं, जयपुर एंजॉय करके जाएंगे, आज 2-3 दिन घूम के जाएंगे, तो उस हिसाब से हैं। बाकी आप इस ड्रेस कोड को भी फॉलो कर सकते हैं। लड़कियां जो हैं वो बहुत कॉटन सूट का भी यूज कर सकती हैं, साड़ी यदि वो पहन सकती हैं तो साड़ी में ऐसा लगेगा कि फील आ रहा है, इतिहास जीवंत हो रहा है। तो वो आपको जीवंत ही करना है इतिहास को, समझ गए आप, ऐसा लगना चाहिए वहां जब आ रहे हो तो। हाँ, तो ये चीजें ऐसी हैं जो इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि पहले ही आपकी उपस्थिति, आपका ड्रेस कोड है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सकारात्मकता भरी होनी चाहिए। उसके बाद आपके आंसर देने का तरीका है, और उसके बाद आप कितनी विनम्रता से चीज़ों को मना कर रहे हो वो है। और फिर सबसे इफेक्टिव तरीका मैंने बताया टीचिंग वाला। तो टीचिंग को स्पेशली आप लीजिएगा, जिन बच्चों ने स्कूल एजुकेशन में उन्होंने पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ आपको 2 मिनट में अपना बेस्ट देना होता है। तो 2 मिनट में आप बेस्ट कैसे दे सकते हो उसका अभ्यास कीजिए। एक छोटा बोर्ड लेके घर पे आज ही आ जाइए। अंतिम लाइन के साथ ये बात कह रहा हूँ, तुम्हें वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आज से अपने आप को उस रूप में देखना शुरू कर दो। एक छोटी सी प्रेयर है,
जो चीज जहां तुम पहुंचना चाहते हो उसको विजुलाइज करना। समझ रहे हो? बहुत साइंटिफिक मेथड है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत अच्छा तरीका है उस प्रार्थना को बार बार विजुलाइज करना डेली। 1.5 या 2 महीने तुम करोगे तो उससे जुड़ी हुई चीजें तुम्हारी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। नहीं आए तो मेरे से मैसेज करना कि सर मैंने की थी और नहीं आ रही। नहीं आ रही इसका मतलब तुम जब प्रार्थना करते थे तुम्हें नेगेटिव पक्ष देखते थे कि मेरा इंटरव्यू बोर्ड केसरी सिंह जी के आएगा और वो डांट मारेंगे। वो नेगेटिव थॉट आया है तो ही नेगेटिव होगा, अन्यथा वो प्रार्थना 100% सरोकार होगी। दूसरी चीज, जब इंटरव्यू देने जाएं, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा बट मनोविज्ञान जोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने अप्लाई किया है। ये सब चीजें आप में सकारात्मकता पैदा करती हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, अंधविश्वास नहीं है। जब घर से निकलें सही टाइम पे निकलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1:45 निकल गए, लेकिन वो 1:45 का कॉन्सेप्ट हमारे दिल और दिमाग में इतना गहरा बैठा हुआ है कि 1:45 निकलने पे काम गड़बड़ हो जाते हैं। और ये मैंने देखा है इस असिस्टेंट प्रोफेसर में। मैं जिस दिन निकला मैंने उस धारणा को तोड़ के निकला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयपुर में मुझे काम करवाना था डिग्री रिलेवेंट, उस टाइम की नेगेटिविटी इतनी गजब की थी कि वो काम आराम से 20 मिनट का काम था, लेकिन उससे जुड़े हुए सभी लोग उस दिन छुट्टी पे गए। हो सकता है छुट्टी पे जाने थे, लेकिन वो नेगेटिविटी इतनी थी, मैं इतना परेशान हुआ। अगले दिन मैंने किसी से बात की, मैं एक फिक्स टाइम पे जयपुर से जो मैंने सोचा पॉजिटिविटी वाला, और वही तरीके इस्तेमाल किए। अंधविश्वास नहीं है, लेकिन ये चीजें योगदान बहुत गजब की देती हैं। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर आता है कि यार नेगेटिविटी ली नहीं मैंने, मैं एक अच्छे टाइम पे निकला हूं, मैंने उनसे बात करके निकला हूं, मैं मंदिर में ईश्वर को याद करके निकला हूं, ये आपको स्ट्रांग बना देती हैं। तो इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं है, आपको करना है। चाहे दही खा के निकल रहे हैं, ये सकारात्मकता है, ये अंधविश्वास नहीं है। ये आपको स्ट्रांग बनाएगी, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी उसको खत्म कर देती है। और वो सब तरीके जिनसे आपको लगता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं, वो जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे उसके माध्यम से जवाब दूंगा। छोटी सी चंद लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आओ मिलकर बैठें, भूलें आपसे मतभेदों को, ये सारा देश हमारा है। आमंत्रण दें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें माँ भारती के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे। इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। थैंक यू वेरी मच।